सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बुधवार को, इससे आंशिक रूप से हम इसे राहत के रूप में समझते हैं। परमानेंट समाधान ये नहीं होता है। परमानेंट समाधान उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है बुनियादी तौर पे कि इतने सारे लोग 50,000 लोग जो वहां रह रहे हैं, यदि उनको हटाना है तो 7 दिन में नहीं हटाना। एक बात। दूसरा, इनको एक ये मानवीय इशू बन गया। मानवीय इशू मतलब कि अगर आपको हटाना भी है, अगर आपके सरकार के और रेलवे के कानूनी हक हैं कुछ, तो उसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मानवीय तरीके से करें, अमानवीय तरीके से, यानी 7 दिन में ना करें, थोड़ा लंबे टाइम में करें। ये एक बात। दूसरी बात ये कि दो तरह के जो कैटेगरीज आएंगी। एक वो लोग जिन्होंने या तो टेंडर से या गवर्नमेंट लीज से जमीन है उनकी और वो लेके वहां बैठे हैं उसके बाद, और दूसरे वो जो कि बिल्कुल जिनका कोई कानूनी हक नहीं बनता, वो लोग वैसे बैठे हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं। तो इन दोनों के जो कैटेगरीज हैं उनके भी जो हकाइक होंगे या राइट्स होंगे या अधिकार होंगे वो अलग अलग तरह से होंगे। तो सबको एक लकड़ी नहीं हारना चाहिए। तो अब इसका ट्रांसलेशन और पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत जो कार्रवाइयां चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उसको भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो ये आपने कहा आंशिक, मेरे हिसाब से ये एक टेम्पररी रिलीफ है जो कि थोड़े टाइम के लिए है, और फरवरी में अब इसकी डेट है। मगर मैंने कल भी एक बात कही थी कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 4 सिटिंग जजेस खुद ये बात कह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कई हैं वो जो रिटायर हो चुके हैं, और जब वो सिटिंग चीफ जस्टिस भी थे वो इस बात को कह चुके हैं कि अदालतों के ऊपर सरकार का भारी दबाव है। और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से गुहार लगाई थी कि हम हमारे ऊपर एज ए इंस्टीट्यूशन प्रेशर है, जनता आए और हमें बचाए। तो जब ये हालात हैं तो संविधान क्या, अब हमें क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए और संविधान हमें कैसे राहत दे सकता है, वो सोचने का विषय है। उसके बारे में मैं अगर आप चाहें तो मैं कहना चाहूंगा। संविधान का रास्ता क्या है? भारत देश के जो जो मालिक है वो भारत देश की जनता है। पार्लियामेंट, राज्य सरकारें जनता की आवाज होती हैं, सिर्फ उनके नुमाइंदे नौकर होते हैं। तो जो कार्य जनता चाहती है, जो कार्य अगर वो संविधान के खिलाफ नहीं है तो वो काम होने चाहिए, होंगे। चाहे कोर्ट एक माध्यम है, और जनता का पीसफुल प्रोटेस्ट वो सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि जनता देश की मालिक है। कि अब आपने, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो पार्लियामेंट ने कानून पास किया सीएएनआरसी का, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है, लेकिन जनता ने पार्लियामेंट से अपनी सीएएनआरसी को लागू करने की या सीएएनआरसी का कानून बनाने की ताकत वापस ले ली पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। तो आज तक सीएएनआरसी लागू नहीं हुआ। अगर वो लागू हो जाता तो करोड़ों लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग, लाखों करोड़ों लोग आज डिटेंशन सेंटर्स में होते। तो जनता ने, कोर्ट अपनी तरफ है, पार्लियामेंट अपनी तरफ है, जनता ने अपना जो अधिकार है, मालिकों ने अपना अधिकार बताया और अपने हक प्राप्त किए। उसके बाद किसान आंदोलन देख लीजिए। ये सरकार जो 56 इंच और 156 इंच की बातें करती थी छाती की, हाथ जोड़ के इसी सरकार ने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई स्टे नहीं लगाया था, पार्लियामेंट ने कानून 3 पास कर दिए थे। तो ये समझने का विषय। तीसरा महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि आज मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं। हालात क्या चल रहे हैं? जो किसान आंदोलन में आपने देखा, जो सीएएनआरसी के टाइम था, तो जो जमीनें हैं लोगों की, अब किसी की सिटीजनशिप छीन लेंगे तो उसकी जमीन जो बचेगी वो अडानी अंबानी खा जाएंगे। ये उसका मकसद था, एक बड़े मकसदों में। और वोट का अधिकार छीनने का भी था। लेकिन ये जमीन का मसला है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जमीन का, हल्द्वानी में जमीन का मसला है। उसके लिए मैं आपको बताऊं किसान आंदोलन क्यों हो रहा था। किसान बिल में क्या हो रहा था कि अडानी अंबानी और जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसानों की जमीन अल्टीमेटली छीन लेंगे, और वो उन जमीनों को का मालिकाना अधिकार खुद अपने आप ले लेंगे। ये क्या हो रहा है अभी रेलवे में? ये रेलवे की जमीन है। आप सभी लोगों को पता है एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई। देश के सभी बड़े बड़े जितने भी नवरत्न से सब प्राइवेटाइज हो गए। सबकी जमीनें आज किसके पास हैं? अडानी अंबानी और इन जैसे दूसरे जो भ्रष्टाचारी इंडस्ट्रिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनके पास है। रेलवे प्राइवेटाइज होने जाना है, जा रहा है, त्यागी जी आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये जमीन रेलवे का मतलब किसके पास जाएगी?
अडानी और अंबानी के। तो ये सरकार के ऊपर जो इनडायरेक्टली कान उमेट के सरकारों का, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो धन्ना सेठ रेलवे को खरीदना चाहते हैं, वो अभी से इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है। यही काम हमारे देश में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स के साथ हो रहा है। ट्राइबल्स की जमीनें पूरे देश में ये इंडस्ट्रियलिस्ट और धन्ना सेठ छीन रहे हैं, उनके अधिकार दिए बगैर। हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, उसका अंजाम हुआ। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो लैंड उनको दी गई थी, तो वो उनसे वापस छीने जा रही है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, या वो लोग और हम लोग एक साथ कोई एजुकेशन नहीं कर रहे हैं। उसका अंजाम है आज जो हल्द्वानी में हो रहा है, असम में इससे भी ज्यादा हो रहा है, उज्जैन में आप लोग देख रहे हैं, पूरे देश में ये होना है अभी। तो ये सोल्यूशन नहीं है। ये एक जिस जिस एक कहते हैं ना कैंसर का इतना बड़ा वृक्ष है, उसकी एक पत्ती तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये आपको समझना पड़ेगा, पूरे देश के एससी, एसटी, माइनॉरिटीज को सबसे पहले और ओबीसी को एक साथ आना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, वरना ये हल्द्वानी पूरे देश में होगा। शेड्यूल कास्ट के लिए होगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए होगा, मुसलमानों के लिए होगा, क्रिश्चियंस के लिए होगा, बौद्ध के लिए होगा, सिख के लिए होगा। ये बात आप समझ लें अच्छी तरीके से। ये सोल्यूशन नहीं है। जनता को सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये जो, और हल्द्वानी का एग्जांपल देके बता दूं, सरकार जो अपना केंद्र सरकार, रेलवे अभी तो अडानी के और अंबानी के पास नहीं है, जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो अपना अधिकार इस पे से वापस ले, जो कुछ जो कॉम्पनसेशन चाहिए वो उनसे ले ले। जो लोग वहां पे रह रहे हैं, ऐसा एक जगह नहीं हुआ, सैकड़ों जगह हुआ है, सैकड़ों एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, दे सकता हूँ। दिल्ली उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। दिल्ली में जितनी भी सेटलमेंट कॉलोनीज है, वो सब किसी ना किसी बड़े नेता ने लैंड एनक्रोच करा के काटी थी, और वो सब रेगुलराइज हुई है, दिल्ली में आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो कुछ मुआवजा लेना है वो ले ले रेलवे। इसके लिए आपको एजुकेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ हल्द्वानी के लिए एजुकेशन होगा तो नतीजा कुछ नहीं होगा। ये शाहीन बाग की तरह, ये किसान आंदोलन की तरह पूरा देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, ताकि हल्द्वानी जो पूरे देश में रिपीट होनी वो रुक सके। और उत्तराखंड की सरकार की जो लैंड है, उसकी भी जो सरकार है, वो अपने असेंबली में एक बिल पास करे कि ये लैंड हम जो वहां रह रहे हैं उनको ही देंगे, उनसे ये मुआवजा ले लेंगे। ये इसका सोल्यूशन है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल आप लोग बेघर होंगे ही। इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा। इन दोनों विरोधाभासी जो वहाँ की जो जनता है, वो कहाँ अपने आप को बता रही है? देखिए, जनता तो चली जा रही है। जनता जब ये नहीं देख पा रही, जनता को सबसे बड़ा कार्य जो आज करना चाहिए, 2000 किलोमीटर से ज्यादा, और मेरे ख्याल से ये तो पब्लिक डोमेन में नॉलेज में है, चाइना हमारी जमीन खा चुका है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए हमारे सेना के बड़े जो वेस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं, वो बोल चुके हैं कि सरकार हमें सिर्फ इशारा भर करे, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे। ये सरकार ना भारतीय सेना को, जो बेकरार है चाइना से अपनी जमीन छीनने के लिए वापस, और पाकिस्तान से अपनी जमीन छीनने के लिए बेकरार है हमारी सेना, उसको एक साइन तो 56 इंच की छाती करके दे नहीं रही है। ये जो गरीब और कमजोर लोग हैं, उनके घरों से छत छीनने की ताकत इनके पास है। सेना को फ्री हैंड देने की ताकत नहीं है मोदी जी के पास। ये है असली मुद्दा। तो जब तक जनता अपने हक को नहीं पहचानेगी, जनता खड़ी नहीं होगी, सवाल ये करेगी कि नहीं करेगी कि सेना को इजाजत दो ना, 2000 किलोमीटर वहां पे जगह बच जाएगी हमारी, ये तुम कुछ एकड़ लैंड के पीछे क्यों पड़ रहे हो? वो भारत की धरती नहीं है क्या जो चाइना को दे दी आपने अपनी कमजोरी और बुजदिली की वजह से? सेना को रोक के, सेना तैयार है लैंड लेने के लिए, आप नहीं लेना चाहते। क्या है ये गुजरात के मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन और चाइना का क्या कनेक्शन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मनुवादी गुजरातियों का और चाइनीज जो एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है वहां की, ये रिश्ते के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये है सही समाधान। और सरकारें जो होती है 5 साल की टेम्पररी नौकर होती है जनता की। जनता जो चाहेगी वो होगा, लेकिन जनता को अपने संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से सरकार को अपने नौकरों को मजबूर करना पड़ेगा कि तुम संविधान के हिसाब से काम करो, संविधान के खिलाफ जाके नहीं। रेलवे ने पहले कहा 27 एकड़ जमीन हमारी है, अब कह रहे हैं 69 एकड़ जमीन हमारी है। तो ऐसे में तो वहाँ पे बचेगा नहीं आसपास में। अब वो तो अडानी साहब या अंबानी साहब या जो दूसरा कोई होगा, तो अब वो जब थोड़ा सा दरवाजा खुलता है तो वो कहता है ये भी लूट लूं, वो भी लूट लूं। 70 का, वो तो अभी 69 कह रहे हैं, अभी बोल देंगे कि 200 एकड़ है।
वो तो उनके पास ही जानी है ना, रेलवे को तो मिलनी नहीं है, भारत सरकार की यानी कि जनता के पास तो रहनी नहीं है लैंड, रेलवे तो प्राइवेटाइज होने जा रहा है। तो ये तो अडानी अंबानी और दूसरे जो इस तरह के बेईमान धन्ना सेठ हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, चाहे वो उत्तराखंड उत्तराखंड की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों तो उन्हीं ऐसे लोगों के इशारे पे ही चल रही हैं। तो वो कल को ये भी कहेंगे कि ये लैंड भी अच्छी है, ये भी रेलवे की है, वो लैंड भी अच्छी है, वो भी रेलवे की है, तो कुछ भी कह सकते हैं। जब बेईमानी चल रही तो हर तरह की बेईमानी चलेगी। भाजपा के नेता है उनका कहना है कि रेलवे की नजदीक, रेल की पटरियों के नजदीक, हवाई अड्डों के नजदीक, रक्षा विभाग की जमीन पर कब्जा एक ही समुदाय के लोगों का होता सही कह रहे हैं, एक ही समुदाय के लोगों का होता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में हिंदू नहीं है, यानी कि सो कॉल्ड अपर कास्ट नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय अनरिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं है। वो तो हम सब एक ही है ना, उन्हीं का होता है। या तो जो देश की जो असली मालिक हैं देश के, उन्हीं का कब्जा होता है, क्योंकि उन्हीं की जमीन है ये। तो इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं? या तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज ही के लोग तो रहते हैं, क्योंकि ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये उनका हक छीन के अपने पास इकट्ठा कर चुके हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं। पूरा देश उनका था। आज जो अडानी साहब हैं, डिमोनेटाइजेशन के पैसों की वजह से, बैंकों की चोरी की वजह से और इस सरकार की, मोदी जी और अमित शाह जी की पूरी ताकत से आज वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस आदमी बन गए। तो ये पैसा किसका था? ये तो इन्हीं इन्हीं समुदाय के लोगों का था ना, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज का। यही तो वजह है, तो जगह हमारी लूट के खा जाए या मनुवादी मानसिकता के लोग। तो इसके खिलाफ हमें समझना पड़ेगा। इनकी किसी भी साजिश, इनकी किसी भी बात में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग गद्दार हैं, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है मनुवादी और आरएसएस के लोग। इनकी बातों पर ध्यान देना ही बेवकूफी है। है। आप उन्हें गद्दार बता रहे हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें बांग्लादेश के ऐसे बता रहे हैं, मलकानी। नहीं, मैं तो मनुवादियों को और आरएसएस के लोगों को गद्दार बता रहा हूँ। जो बांग्लादेशी और घुसपैठिए बता रहे हैं, उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के जो संबंध है बांग्लादेश से इस वक्त बहुत ही मधुर है। क्या हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री, या और उनसे भी बड़ी छाती वाले जो हमारे ओजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक बार, सिर्फ एक बार बांग्लादेश की सरकार से ये कहा है कि ये जो घुसपैठिए करोड़ों, कभी वो 100 करोड़ बताते हैं, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़, ये वापस ले लो? नहीं बताया ना। तो ये देश के अंदर बांग्लादेशी बता रहे हैं हम लोगों को, जो लोग देश के मूल निवासी हैं, और देश के बाहर जहां बोलना चाहिए बांग्लादेश से कि अपने वापस ले लो, आज तक कहा ही नहीं है। हमारा देश बांग्लादेश को $8 बिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 60-70 हज़ार करोड़ से भी ज्यादा ग्रांट एड और दूसरे उनके मदद कर रहा है। तो कम से कम दबी जबान में ही सही, 56 इंच की छाती और उससे भी बड़ी छाती जो अमित शाह जी की है, वो कम से कम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से एक बार तो कह दें कि हमारे पास इतने सारे आपके घुसपैठिए हैं, वापस ले लो। नहीं कहा ना। तो ये इससे पता लगता है कि ये झूठ बोलते हैं सिर्फ चाइना को मजबूत करने के लिए। देश में अफरा तफरी फैला रहे हैं, भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वा रहे हैं, ताकि चाइना की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सरकार है, जो अपने देश के नागरिकों से ही बेईमानी कर रही है, उनको फायदा पहुंचा सके। इनका और कोई मकसद नहीं। अच्छा, हल्द्वानी के पानी में एक जिक्र हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर में लगभग ये सत्ता मंत्रा है हल्द्वानी, तो यहाँ की जो एक साल की जो बच्चियां हैं उन्हें भी हटाया जाए। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली एनसीआर की, मैंने भी इससे पहले ही कहा है ना कि पूरे देश में अब जबकि रेलवे प्राइवेटाइज होने जा रहा है, और हो सकता है इसके पीछे भी कुछ चाइनीज कंपनीज, ये अडानी अंबानी के पीछे हो। जैसे किसानों की जमीन, चाइना क्या है, अफ्रीका में, यूरोप में जो एग्रीकल्चर किसानों की जमीनें बड़े लेवल पे चाइना ने खरीदी है पूरी दुनिया में, वो नजर चाइना की सरकार की भारत पे भी है। किसान आंदोलन भी तो इसलिए हो रहा था, किसानों की जमीन छीनने की साजिश थी। अब वो रेलवे के माध्यम से रेलवे की जमीन छीनने की साजिश भी चाइना के थ्रू हो रही होगी। तो ये समझने की बात है, ये रेलवे को कोई फायदा नहीं होने वाला है। रेलवे का कोई मतलब ही नहीं है। रेलवे तो अभी, आज देश को आजाद हुए हुए कितने दिन हो गए, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था रेलवे को। अब जब रेलवे प्राइवेटाइज होने जा रहा है, तो सारी लैंड, चाहे वो रेलवे की है या नहीं है, उस पर कब्जा करने के लिए ये जो बेईमान इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो ये उनकी साजिश है। पूरे देशवासियों को सतर्क हो जाना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल ये है कि वहाँ पे हल्द्वानी में जिस व्यक्ति का मामला है उसमें बहुत पुरानी कहानी है, 50 साल 60 साल 70 साल का है। और ये मामला आया 2014 से 15-16 के
उससे पहले रेलवे को पता ही नहीं था कि ये जमीन हमारी है। जोशी जोशी जी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके अडानी से संबंध है, अंबानी से संबंध है, या नागपुर में किससे संबंध है, या चाइना में किससे संबंध है, या पाकिस्तान में किससे संबंध है। कौन है जोशी के पीछे जो ये जमीन हथियाना चाहता है, ताकि कल जब रेलवे प्राइवेटाइज हो तो ये जमीन और देश की बहुत सारी दूसरी जमीन है उसका जो ये भ्रष्ट इंडस्ट्रीज खरीदना चाहते हैं या लूटना चाहते हैं, उसके पीछे साजिश क्या है। ये जोशी के थ्रू ही ये बात पता लगेगी। तो जोशी के खिलाफ मेरे ख्याल से जो हल्द्वानी के लोग हैं और देश के दूसरी जगह के लोग जो भी हैं, वो ये जोशी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं कि इसके पीछे साजिश में है कौन। कि अब मैंने अभी यही कहा ना कि अब 75 साल देश को आजादी को हो गए, अभी तक रेलवे को नहीं पता था। अब जब प्राइवेटाइज होने जा रही है तो रेलवे सारी जमीनें कब्जा करना चाह रही है ताकि उस इंडस्ट्रीज को दे सकें प्राइवेट। अगर ये बगैर जमीनों के रेलवे बिक जाएगी तो फिर उतनी जमीनें ले पाएंगे ना जिसपे कब्जा है। तो अब सरकार के थ्रू, अब अडानी जी ने मोदी जी से कहा होगा या मोदी जी ने अडानी जी से कहा होगा कि ये जमीनें हम और भी तो कब्जा लें जो कब्जा सकते हैं, इससे पहले कि हम रेलवे बेचें आपको। तो ये वो साजिश का हिस्सा मुझे लग रहा है साफ साफ। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो शुरुआत होनी चाहिए ये जोशी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना। ये उस इलाके में जो सरकारी स्कूल है, सरकारी इमारतें हैं, पानी की टंकी भी है बड़ी बड़ी, तो वो कैसे बन गई? क्या वो भी रेलवे स्टेशन पर बनी है कि रेलवे में? मैं कह रहा हूँ रेलवे को प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये जो खरीदने वाले हैं रेलवे को, वो चाहते हैं ये सब जमीनें लूट लें। ये आप समझिए, ये जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप इसकी जो मूल जो जहर है इसके पीछे, मूल जो इसकी रीजन है वो नहीं समझ पाएंगे। रेलवे को कोई जरूरत नहीं इस सब की, और रेलवे को जरूरत होगी तो उसका तरीका होता है, रेलवे और भी जमीन खरीद सकती है। और रेलवे के लिए सरकार लैंड एक्वायर भी कर सकती है ना, कहीं भी। अभी लैंड भारत देश में पड़ी है इतनी, चाइना एक रेलवे तो एक्वायर भी करवा सकती है ना लैंड अपने अपनी जो जो जरूरत होगी। लेकिन वो तो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अडानी अंबानी ये चाहते हैं कि ये प्राइम लैंड है ये ले लें, दिल्ली में ये प्राइम लैंड है ये ले लें, बॉम्बे में ये है ये भी हम लूट लें इससे पहले कि हम खरीदें। एक नारा लग गया था आप मोतीराम में कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन है। तो सरकार को वापस ले लिया सारी जमीनों को जो सरकार ने दी। नहीं, काशीराम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। सरकार क्या है? सरकार तो देश की मालिक कौन है? जनता है ना। इस पर्सपेक्टिव में कही थी कि जनता है ना मालिक सरकार की, और जनता ही मालिक है देश की सभी सारी जमीन की, सब संपदाओं की। ये उस कॉन्टेक्स्ट में काशीराम जी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। अब हम तय करेंगे ना कौन सी जमीन रेलवे को जानी है और कौन सी जमीन किसको जानी है। और अगर जहां पे हम रह रहे हैं, देश के मालिक रह रहे हैं, उनको उनको ना उजाड़ा जाए, रेलवे को दूसरी जमीन अधिग्रहण करके। अडानी अंबानी ने बहुत सारी जगहें खरीदी हैं वहां पे उत्तराखंड में, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने जगह जगह जाके बहुत सारी जमीनें खरीदी हैं। वो लैंड एक्वायर करवा ले रेलवे, अगर उनको रेलवे को जरूरत है, उसकी तरफ नजर नहीं डालेंगे। आप साजिश समझें।